ठीक है सर, बताइए। तो आज वेदांग ज्योतिष में लेख का परिचय, इतिहास व महत्व मेरा टॉपिक है। जी। वेदांग ज्योतिष की समीक्षा। ज्योतिष ग्रंथों में वेदांग ज्योतिष सबसे पुराना तथा आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित एक मौलिक ग्रंथ है। इसका उपदेश महर्षि लगध ने सामान्य जन जीवनोपयोगी ज्योतिष गणनाओं के तार्किक आधार देने हेतु प्राचीन काल में किया था। इसे दो भागों में विभक्त समझा जाता है। ऋग्वेद से संबद्ध भाग को ऋग ज्योतिष तथा यजुर्वेद से संबंधित भाग को यजुष ज्योतिष कहा जाता रहा है। इन्हीं दोनों भागों की संयुक्त अभिख्या वेदांग ज्योतिष है। तो एक्चुअली में वेदांग ज्योतिष हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं और इसका इसलिए महत्व है क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। मतलब आज से 3500 वर्ष पहले, महाभारत से भी पहले, ये माना जाता है कि वेदांग ज्योतिष की गणना हो चुकी थी, रचना हो चुकी थी। क्योंकि तब भी जो महत्वपूर्ण अर्थात यज्ञ कार्य होते थे, मांगलिक कार्य होते थे, तो वो बाकायदे ग्रहों की गणना के आधार पर होते थे। तो इसके मतलब उस टाइम में कोई पंचांग बन चुका था। वो पंचांग एक्चुअली में महर्षि लगध द्वारा बनाया हुआ गया यही वेदांग ज्योतिष थी। और उस टाइम में भी उन्होंने ग्रहों का, कब सूर्य उत्तरायण होता है, कब दक्षिणायन होता है, उसका अयन क्या है, ये सब कैलकुलेट कर लिया था। तो उनके द्वारा लिखित ये बुक वेदांग ज्योतिष इसीलिए महत्वपूर्ण है, सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिष का। वेदांग ज्योतिष का तत्कालीन मूलभूत प्रयोजन यज्ञ का अनुकूल व यज्ञ का मतलब हवन वाला यज्ञ नहीं। यज्ञ का मतलब सारे मांगलिक कार्य जो करते हैं उनको समूह के रूप से हम यज्ञ कहते हैं। अब चाहे वो यज्ञोपवीत हो, चाहे किसी का विवाह हो, या कोई भी कार्य हो, सभी को हम यज्ञ ही कहते हैं, सिद्धांत ज्योतिर्गणित और ज्योतिष में। तो वेदांग ज्योतिष का तत्कालीन मूलभूत प्रयोजन यज्ञ का अनुकूल व योग्य क्षण निर्धारित करना ही था। ऋग ज्योतिष में केवल 36 श्लोक हैं, जबकि यजुष ज्योतिष का कलेवर 43 श्लोकों का है। दोनों पाठों की विचार पद्धति तथा विषय निर्धारण समान ही है। अर्थात जो हमारा वेदांग ज्योतिष है, इसके दो हिस्से हैं, एक ऋग ज्योतिष और दूसरा यजुष ज्योतिष। एक में ऋग ज्योतिष में 36 श्लोक हैं, यजुष ज्योतिष में 43 श्लोक हैं। पर दोनों का जो विचार पद्धति है और विषय का निर्धारण है, वो सब समान ही है। जो मूल रूप से तिथि निर्णय से संबंध है। और इसका मेन कार्य क्या है? शुभ तिथि का निर्धारण करना, युद्ध तिथि का निर्धारण करना, कि कब हम युद्ध कर सकते हैं। पहले के टाइम में युद्ध भी बहुत हुआ करते थे। और कब हम मांगलिक और शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ऋग ज्योतिष के 36 श्लोकों में से 30 श्लोक बिना किसी उल्लेखनीय परिवर्तन के ही यजुष ज्योतिष में भी पठित हैं। अब आप देख लीजिए, ऋग ज्योतिष के जो 36 श्लोक है उसमें से 30 को वापस कॉपी कर दिया यजुष ज्योतिष में। इस तरह यजुष ज्योतिष के केवल 13 श्लोक ही ऋग ज्योतिष की विषय वस्तु से थोड़ी अधिक जानकारी देते हैं। एतदर्थ वेदांग ज्योतिष में ऋग ज्योतिष के 36 व यजुष ज्योतिष के अधिक 13 श्लोकों को मिलाकर कुल 49 श्लोक ही हैं। एक अन्य ग्रंथ अथर्व ज्योतिष भी है, जो विषय व स्वरूप में वेदांग ज्योतिष से बहुत भिन्न है, या किसी भी तरीके से वेदांग ज्योतिष से संबद्ध नहीं है। कुछ लोग अथर्व ज्योतिष का नाम लेते जरूर है, पर एक्चुअली में वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है इससे। वो एकदम डिफरेंट चीज है। तो कुल मिला के 49 श्लोक हैं, जिनका महत्व बहुत ज्यादा है वेदांग ज्योतिष में। तो वेदांग ज्योतिष की अध्ययन परंपरा का इतिहास। अब हम वेदांग ज्योतिष क्यों पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करने की इसकी परंपरा क्यों है, इसका महत्व आप जान सकते हैं यहाँ पे। ऋग ज्योतिष पर प्राचीन काल से 19वीं सदी तक कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई थी। केवल यजुष ज्योतिष पर प्राचीनतम उपलब्ध संस्कृत टीका सोमाकर नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी।
विद्वानों का मत है कि सोमाकर की टीका बहुत ही प्राथमिक स्तर की है और वह वेदांग ज्योतिष की आत्मा को प्रकट करने में असमर्थ है। तो पहली बात, ये 3500 साल उससे भी ज्यादा पहले समय की लिखी हुई किताब, जिसकी कोई टीका नहीं बनी, अर्थात उसका संस्कृत से किसी और भाषा में परिवर्तन नहीं किया गया, और 19वीं सदी में ये सोमाकर द्वारा ये कन्वर्ट किया गया, पर ये बहुत अच्छे स्तर का नहीं था और ये पूरी तरीके से वेदांग ज्योतिष को बताने में असमर्थ था। सन 1834 में कैप्टन जेरविस ने केवल ऋग ज्योतिष का मूल पाठ अपनी पुस्तक इंडियन मीटियोरोलॉजी में प्रकाशित किया था। कैप्टन जेरविस ने इसे लगध ज्योतिष शीर्षक प्रदान किया था। जेरविस उस समय हिंदुस्तानी कालगणना की विधियों को खोजने में संलग्न थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों को हम लोगों के इस ज्योतिष ग्रंथ में बहुत दिलचस्पी थी, लगाव था, और उन लोगों ने जी। इसीलिए बहुत सारी चीज अपनी भारतीय वैदिक पद्धति को कॉपी कर लिया। हम्म। वेदांग ज्योतिष का सर्वप्रथम परिपूर्ण संस्करण प्रस्तुत करने का श्रेय ए वेबर को जाता है। इन्होंने ऋक व यजुस दोनों पाठों का निर्धारण तत्कालीन उपलभ्यमान पांडुलिपियों के आधार पर किया था। इसके बाद सन 1877 में जी थीबो ने अपना एक लेख कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योतिष वेदांग नाम से एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित की थी। सौभाग्य से थीबो वेदांग ज्योतिष के कुछ क्लिष्ट श्लोकों का रहस्य खोलने में कामयाब रहे थे, इसलिए थीबो भी फेमस हो गए, और इन्होंने यह कार्य 1877 में किया था, और उसका जो नाम था एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योतिष वेदांग। सन 1885 में श्री जनार्दन बालाजी मोदक और श्री हरिकृष्ण गोडबोले ने संयुक्त उद्यम के रूप में यजुष ज्योतिष को प्रकाशित कराया था, तथा अपने मराठी अनुवाद में 28 श्लोकों का रहस्य लगभग स्पष्ट कर दिया था। यह उनके पुस्तक सिक्स वेदांग के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जनार्दन बालक जी मोदक और श्री हरिकृष्ण गोडबोले का ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था 1885 में, जब इन्होंने 28 श्लोकों का मतलब समझा दिया था कि इनका क्या मतलब है। इसके बाद 1896 ईस्वी में भारतीय ज्योतिष के विद्वान श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने सफलतापूर्वक वेदांग ज्योतिष के लगभग 36 श्लोकों का अर्थ लगाया था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी ने किया, जिन्होंने 49 में से 36 श्लोकों का मतलब स्पष्ट रूप से बता दिया था 1896 में। अब आप समझ सकते हैं कि ये वेदांग ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण था, कि इस पे लगातार लोग लगे थे कि इसमें जो रहस्य छिपा है उसको हम पूरी तरीके से लोगों को बता सकें, क्योंकि जो श्लोक थे बहुत ही क्लिष्ट थे और उन वो किसी को समझ में आ नहीं रहे थे। सन 1914 में जब श्री लोकमान्य तिलक बर्मा बर्मा राष्ट्र में मांडले जेल में थे, तब उन्होंने यजुष ज्योतिष श्लोक संख्या 12, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27 तथा ऋग ज्योतिष का श्लोक 19 का मतलब बताया था। उनके लेख का शीर्षक नोट्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदांग ज्योतिष नाम से था। इसके मतलब लोकमान्य तिलक जी जब जेल में बंद थे तो वो वेदांग ज्योतिष पढ़ रहे थे, क्योंकि जेल में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपको उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि वहां पे समय बहुत होता है, आप करेंगे क्या, पढ़ने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे अच्छा क्या सोचा कि भारतीय वैदिक ज्योतिष को पढ़ा जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो श्री लोकमान्य तिलक जी ने, जब वो बर्मा के राष्ट्र के मांडले जेल में थे, तब ये कार्य किया था। इससे फिर से यह सिद्ध होता है कि वेदांग ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1936 में श्री आर श्याम शास्त्री, अवकाश प्राप्त क्यूरेटर, ओरिएंटल लाइब्रेरी मद्रास ने, जो मैसूर पुरातत्व विभाग में अनुसंधान निदेशक भी थे, यजुस ज्योतिष पर अपनी संस्कृत टीका तथा अंग्रेजी अनुवाद लिखा था। मतलब उन्होंने जो टीका किया था वो संस्कृत में ही किया था और अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर दिया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। बाद में 1946-47, मतलब अब स्वतंत्रता के टाइम में, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने इस विषय पर लिखा था तथा लेख प्रकाशित किया था। लेख का शीर्षक द एस्ट्रोनॉमी ऑफ बीज, वेदांग ज्योतिष। तो इस इतिहास से आप ये समझ सकते हैं कि वेदांग ज्योतिष इसलिए बहुत प्रचलित था, बहुत फेमस था, कि इतनी प्राचीन कोई बुक ज्योतिष की है नहीं। तो ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि अगर इसको हम सही से समझ सके तो ज्योतिष की मूलभूत चीजें हम समझ सकेंगे, और इसीलिए इस पे सबसे ज्यादा कार्य हुआ। हालांकि बाद के टाइमों में ज्योतिष की बहुत सारी विधाओं पे कार्य होने के कारण इसका महत्व कम होता चला गया, क्योंकि अभी जो नई ज्योतिष जो चल रही है, जिसमें हम मैथ को सहारा लेते हैं, सिद्धांत ज्योतिर्गणित, करण ज्योतिर्गणित, उनके सहायता से जो प्रूव कर रहे हैं, बृहद जातक आ गई, पराशर आ गई, तो ये ज्यादा फेमस हो जाने के कारण अब वेदांग ज्योतिष को लोग कम महत्व देने लगे। तो वेदांग ज्योतिष का प्रचलन कैसे हुआ और ये क्यों इतनी प्रचलित है, अब ये टॉपिक है। जहां पराशर व मैत्रेय के संवाद के अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य, सौर चंद्र भ्रमण, नक्षत्र, पंच संवत्सरों की युग पद्धति महर्षि पराशर ने बताई है, जो सर्वथा वेदांग ज्योतिष से मेल खाता है। अर्थात जो महर्षि पराशर ने बताई है और जो उनसे पहले मैत्रेय वगैरह ने बताया है, वो पूरी तरह से वेदांग ज्योतिष से मेल खाती है, क्योंकि ये श्लोक वेदांग ज्योतिष का है। संवत्सरादय पंच चतुर्मास विकल्पिता निश्चय सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते। इस प्रसंग में केवल यह भेद है कि पराशर राशि का नाम लेते हैं। अब देखिए, राशि किस टाइम में आई थी? जब भारत देश में म्लेच्छ लोग आ गए थे। म्लेच्छ हम लोग किनको कहते हैं? मुस्लिम राष्ट्र से आए हुए लोगों को कहते हैं। जब अरबियंस यहाँ पे आके अटैक करके आ गए थे, पहले तो वो मेल जोल करके आए थे, बाद में अटैक करके आए, तो ये जो अरब के लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको ये लोग स्पेशली पराशर म्लेच्छ कहते थे। पर वो म्लेच्छ भी ज्योतिष में बहुत कुछ जानते थे। राशि शब्द तो उन्हीं का दिया हुआ है, क्योंकि वो ये मानते थे कि आकाश में कुछ आकृतियां नजर आती हैं, जबकि भारतीय वैदिक ज्योतिष में तो सिर्फ नक्षत्र और राशियां जैसी कोई चीज नहीं थी। नक्षत्र और ग्रह, बस इसी से काम चलता था। फिर इन म्लेच्छ लोगों ने कहा कि ये जो नक्षत्र, कई सारे नक्षत्र मिलकर जो आकृति बनाते हैं, वो राशियां हैं और उनका एक नाम है। तो यहाँ के लोगों ने, जैसे कि पराशर उनसे नफरत करते थे, उनको म्लेच्छ कहते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको स्वीकार किया कि अगर इनको ज्ञान है तो लेने में कोई हर्ज नहीं। इसीलिए ये राशियां वेदांग ज्योतिष में मिलती नहीं है, क्योंकि वेदांग ज्योतिष ज्योतिष उससे बहुत पहले के समय का है। इसलिए वेदांग ज्योतिष में सिर्फ नक्षत्र मिलते हैं, राशियां नहीं। तो इस प्रसंग में केवल यह भेद है कि पराशर राशि का नाम लेते हैं, क्योंकि इन्होंने म्लेच्छ लोगों से राशि का अनुसरण कर लिया था, जो कि वेदांग काल में बिल्कुल भी चलन में नहीं था। लेकिन यह बात अन्य था, वेदांग ज्योतिष को पराशर से बहुत पहले का सिद्ध करने का एक प्रभावी उपकरण हो जाता है। तो ये बात पहले नहीं थी, पराशर के टाइम में आई, तो ये एक बात सबसे बड़ा सबूत बन जाता है यह सिद्ध करने का कि भाई वेदांग ज्योतिष पराशर से भी बहुत पहले का है, क्योंकि तब राशियों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तब हम लोगों ने राशि जैसा कोई कॉन्सेप्ट बनाया नहीं था। पांडवों के वनवास की अवधि के विषय में विराट के यहाँ युद्ध के समय विवाद उठ खड़ा हुआ था, राजा विराट के यहाँ। तब भीष्म जिस तरह से गणना करते हुए उस अवधि का निश्चय करते हैं,
भाई विराट के यहाँ यही तो विवाद उठ खड़ा हुआ था कि पांडवों ने अपना वनवास पूरा कर लिया, अब वो वापस आ गए। दुर्योधन का यह मानना था कि नहीं, अभी नहीं पूर्ण हुआ। तो ये जो विवाद उठ खड़ा हुआ, तब भीष्म ने जिस तरह से गणना करते हुए उस अवधि का निश्चय किया था, वह वेदांग पद्धति ही थी। इसका मतलब है कि भीष्म पितामह जो पद्धति का उपयोग कर रहे थे, वो लगध की वेदांग ज्योतिष ही थी। अर्थात लगध उस महाभारत काल से बहुत पहले ये चीज लिख चुके। वेदांग ज्योतिष वेदों का एक अंग है। यह पद्धति वास्तव में पहले से ही वेदों में सूत्र रूप में निबद्ध या ओतप्रोत थी, तथा महर्षि लगध ने उसे ही समयानुसार प्रकट किया था। अब यहाँ ये बात निकल के आ रही है कि भाई जो वेदांग ज्योतिष है, वो एक्चुअली में वेदों में पहले मूल रूप में ओतप्रोत थी, उपलब्ध थी। महर्षि लगध ने तो उसे बस प्रकट किया, उसमें से अलग से निकाल के बताया। तो एक चीज ये भी पता चल रही कि भाई ये वेदांत तो लगध से भी पहले का है, वेदों के टाइम का है, क्योंकि वो वेद में पहले से उपलब्ध है। तो महर्षि लगध ने उसे ही समयानुसार प्रकट किया। प्रारंभिक मूल रूप में यह सौर सायन पद्धति थी, जो कालांतर में गणितीय भ्रमों को सीमित व प्रयोग वाह करने के लिए चांद्र सौर बना ली गई थी। देखिए, प्रारंभिक मूल रूप में यह सौर सायन पद्धति थी, मतलब चंद्रमा को हम कंसीडर नहीं करते थे। सारी चीजों के लिए जो निर्धारण करते थे वो सूरज के जरिए करते थे, और उसमें भी सायन पद्धति लेते थे। मतलब पृथ्वी अपने अयन पे जो ऐसे टर्न होती है, लेफ्ट या राइट, उस चीज का ध्यान रखते हुए कि ये इसका अयन जो क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त का संपात बिंदु है, वो पूर्व की तरह शिफ्ट हुआ है या पश्चिम की तरफ, और कितना एंगल शिफ्ट हुआ है, उसको जोड़ के हम उस टाइम में वेदांग ज्योतिष में चलते थे और सब सूर्य के रिस्पेक्ट में प्रेडिक्शन करते थे। तो प्रारंभिक रूप इसका सायन था। कालांतर में कोई भ्रम न रह जाए, इस चीज को दूर करने के लिए और लोगों के लिए ये आसान और ग्राह्य बनाने के लिए चांद्र सौर बना ली गई। मतलब हम चंद्रमा और सौर दोनों का उपयोग करते हैं। जैसे चंद्रमा आधारित क्या होता है, तिथियां, जबकि वेदांग में सौर पद्धति से तिथियों का निर्धारण करते थे। आज की डेट में पंचांग में जो तिथियां हैं वो पूरी तरीके से चंद्रमा आधारित हैं। अब उसमें सिर्फ चंद्रमा है क्या? नहीं। जब चांद्र तिथियां निकालते हैं तो बिना सौर मान के तो निकल ही नहीं सकती ना। आपको फार्मूला तो पता है, तिथि बराबर चंद्रमा के द्वारा चला हुआ आंशिक मान, जो अंशात्मक मान, माइनस उतने दिनों में सूर्य द्वारा चला हुआ अंशात्मक मान बटे 12 होता है। और ये अंश की वैल्यू कहां से लेनी है? अमावस से। तो भाई सूर्य चंद्रमा दोनों का उपयोग है। अगर पहले ही दिन, अमावस के बाद पहला दिन बीता है, तो क्या लेंगे? एक दिन में कितना चलता है? 13 डिग्री चंद्रमा चलता है। और एक दिन में सूर्य 1 डिग्री चलता है, तो 13 में से एक घटाया 12 आया। 12 को 12 से भाग देते हैं। 12 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि एक तिथि का मतलब 12 डिग्री होता है। जब 12 डिग्री चंद्रमा आगे होगा सूर्य से, तो एक तिथि मानी जाएगी, इसलिए 12 से भाग देते हैं। और इस तरह से तिथि का निर्धारण होता है। यहां इसलिए लिखी गई कि चांद्र सौर बना ली गई, मतलब अब चंद्रमा और सूरज दोनों की सहायता से तिथियों का निर्धारण होता है। और कुछ चीजों में तो सिर्फ चंद्रमा अकेले के कारण होता है। तो सूर्य का क्या उपयोग रहेगा? क्या सूरज का उपयोग ही करना हम लोगों ने बंद कर दिया? नहीं भाई, आपको मालूम होगा कि सौर मास और अधिमास, जो अधिमास हम बोलते हैं, असंक्रांति मासो अधिमासा, उस मास को हम अधिमास कहते हैं। असंक्रांति, जिसमें सूर्य की कोई संक्रांति ही ना हो, तो वो अधिमास हो जाता है। तो देखिए, अभी भी सूरज का उपयोग हो रहा है, छोटी चीजों के लिए चंद्रमा और बड़ी चीजों के लिए सूर्य। तो सूर्य जो है ईयर को डिफाइन करता है, उसको सौर वर्ष कहते हैं। चंद्रमा
तिथियों के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब हम दोनों चीजों का उपयोग करते हैं। वेदांग ज्योतिष का समय। यह ग्रंथ महाभारत युद्ध से पहले का है, क्योंकि महाभारत काल में वेदांग पद्धति कुछ विकसित रूप में मिलती है। वहां अयन बिंदु श्रवण में खिसक चुका था, लेकिन प्रथम नक्षत्र धनिष्ठा ही माना जाता था। तो देखिए, वेदांग जब लिखा गया तो प्रथम नक्षत्र धनिष्ठा माना जाता था, लेकिन वहां अयन बिंदु श्रवण में खिसक चुका था। श्रवण, धनिष्ठा, और उसके बाद हम और आगे बढ़ते जाते हैं, यही तो क्रम है पढ़ने का। तो अयन बिंदु श्रवण में खिसक चुका था, क्योंकि अयन बिंदु लगातार बदलता रहता है, और ये इस बात का प्रतीक है कि वेदांग जब लिखा गया था तो धनिष्ठा था, और जब महाभारत हो रहा था उस समय अयन बिंदु श्रवण में था। इसका मतलब आप समय निकाल सकते हैं कि वेदांग के कितने सालों बाद महाभारत हुआ होगा। वेदांग ज्योतिष का समय निर्धारण करने के लिए यहाँ हमें एक बहुत विश्वसनीय उपकरण हाथ लगता है। आजकल अयन बिंदु मूल नक्षत्र में है। अब आप सोच लीजिए, मूल नक्षत्र आ गए 19 नंबर पे, और कहा श्रवण, तो आप श्रवण से घटते हुए मूल नक्षत्र पे आ गए। तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि आज अगर मूल नक्षत्र में है तो जब श्रवण में रहा होगा इतने वर्ष बीत गए। तो महाभारत का भी आप समय निकाल सकते हैं कि एक नक्षत्र अयन का सरकने में इतने वर्ष लगता है, तो इतने नक्षत्र पार कर चुका है तो कितना वर्ष हो गया। तो आज का अयन बिंदु मूल नक्षत्र में है, तथा अब से पहले कभी पूर्वाषाढ़ा व उत्तराषाढ़ा में भी रहा होगा। जाहिर सी बात है रहा होगा, क्योंकि जब ये धनिष्ठा से श्रवण में आया तो उसके बाद ये सब भी तो पढ़ते हैं, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, तब तो जाके मूल में आया। अब आप कह रहे हो कि ये तो आप विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं, नक्षत्र तो हम रेवती की तरफ जाते हैं मूल से, और ये तो वापस धनिष्ठा से आ रहा मूल की तरफ। वो इसलिए क्योंकि आयन जो है ना, वो मध्य से कभी पूर्व की तरफ जाता है तो फिर वापस पश्चिम की तरफ भी जाता है। तो ये जो घटनाएं हो रही थी ये तब की हैं जब पृथ्वी वापस धनिष्ठा से लौट रही थी। तो ये इसीलिए वो नक्षत्र पीछे की तरफ सरकते हुए नजर आ रहे थे। तो वेदांत ज्योतिष के समय यह धनिष्ठा में था। महाभारत में 13 दिनों के पक्ष का उल्लेख हुआ है। जब हम लोग महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें ये कई जगह ये उपयोग में आया है। महाभारत में 13 दिनों के पक्ष का उल्लेख हुआ है। महाभारत, जबकि अपना पक्ष कितना है आप सभी को पता है कि 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है और 15 ही दिनों का कृष्ण पक्ष होता है, पर महाभारत काल में ये 13 दिनों का था। इसका मतलब 26 दिन में चंद्रमा पूरा चक्कर लगा के वापस अमावस पे आ जाता था। तो महाभारत की घटना का समय 1425 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित करने की कोशिश की है। अब देखिए, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, लगभग 1500 साल का। ये तो श्योर है कि 1425 ईसा पूर्व के और पहले था, और कितना, 3200। तो ये जो कंफ्यूजन है वो 1500 साल का है। विष्णु पुराण व भगवत पुराण में महाभारत का समय बहुत विश्वसनीय ढंग से 1500 ईसा पूर्व के आसपास सिद्ध होता है। अब वो कैसे सिद्ध हुआ? परीक्षित, राजा परीक्षित के जन्म से 1015 साल बाद नंद वंश का पद्म नंद राज्याभिषिक्त हुआ था। अर्थात राजा परीक्षित, भाई महाभारत के बाद की बात है, तत्काल समय था राजा परीक्षित का, महाभारत खत्म हो चुकी थी, ये उन्हीं की संतान है। तो परीक्षित के जन्म से 1015 साल बाद नंद वंश के राजा पद्म नंद का राज्याभिषेक हुआ। तो अब एक चीज पता चल गई कि नंद वंश का तो हमारे पास इतिहास में सब कुछ पता है, तो उसमें 1015 पीछे चले जाएं तो राजा परीक्षित का समय एकदम क्लियर पता है। चंद्रगुप्त का अभिषेक 316 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात ईसा मसीह से 316 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का अभिषेक हुआ था। यह बात इतिहास सिद्ध है और यह हर जगह दर्ज है।
अतः 316 धन 1115 वर्ष बराबर 1431 ईसा पूर्व में परीक्षित का जन्म हुआ, यह सिद्ध हुआ। उस समय के थोड़ा पहले 14वीं सदी ईसा पूर्व में पांडव विद्यमान थे। अब परीक्षित से भी थोड़ा पहले 14वीं सदी ईसा पूर्व में पांडव विद्यमान थे। संभवतः महाभारत युद्ध 15वीं सदी ईसा पूर्व तीसरे दशक के अंत में कभी हुआ था। तो ईसा से 1500 साल पहले, और उस 1500 साल में भी तीसरे दशक, जो 1500 साल पहले वाला सेंचुरी था, उस सेंचुरी का कौन सा डिकेड चल रहा था? तीसरा वाला, मतलब 21 से लेके 30 के बीच वाला। तो 15वीं सदी ईसा पूर्व के तीसरे दशक के अंत में कभी हुआ था। क्योंकि महाभारत युद्ध के दौरान उत्तरा गर्भवती थी, इतने विवेचन से यह खुलासा हो जाता है कि वेदांग ज्योतिष 1400 ईसा पूर्व से काफी पहले अस्तित्व में आ चुकी। तो भाई अभी तो वेदांग ज्योतिष का क्लियर नहीं हुआ, पर ये राजा परीक्षित और महाभारत का समय तो पता चल गया कि भाई ईसा पूर्व से 1431 ईसा पूर्व में परीक्षित का जन्म हुआ था, और उससे भी पहले महाभारत का समय था। तो इसका मतलब 1500 ईसा पूर्व हम मान सकते हैं कि 15वीं सदी ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ रहा होगा। अब उक्त समय की प्रामाणिकता मैथमेटिक्स के तरीके से कैसे दी जा सकती है? वो वेदांग ज्योतिष में अयन बिंदु, जो आज की डेट में जिसे हम धनिष्ठा कहते हैं, वो कभी हम स्रविष्ठा के नाम से जानते थे। वेदांग में यही शब्द उपयोग में लाया गया है, स्रविष्ठा, पर आज वो धनिष्ठा कहा जाता है। तो वेदांग ज्योतिष में अयन बिंदु कहां पे था? धनिष्ठा में कहा गया था। सूर्य व चंद्रमा जब धनिष्ठा के तारों डेल्फिनी में प्रवेश करते थे, तब उत्तरायण होता था। दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तरायण के समय डेल्फिनी तारे का सायन भोग 9 डिग्री होता था। अभी आप समझ लीजिए, हमारा अयन बिंदु उस समय वेदांग ज्योतिष काल में धनिष्ठा में था, और सूर्य व चंद्रमा जब धनिष्ठा के तारों में प्रवेश करते थे, अब ये क्या है? अयन बिंदु है। तो जब इन तारों में प्रवेश करते थे तब उत्तरायण होता था, तब सूर्य अपनी दिशा बदलता था, दक्षिण छोड़ के उत्तरायण होता था। तो दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तरायण के समय डेल्फिनी तारे का सायन भोग 9 डिग्री होता था। तो उस तारा, जो डेल्फिनी तारा था, उसका भोग सिर्फ 9 डिग्री होता था, मतलब उसका मान, उसकी चौड़ाई 9 डिग्री था बस। क्योंकि सिर्फ एक तारा है ये, कोई नक्षत्र तो है नहीं कि 13 डिग्री हो, या कोई राशि तो है नहीं कि 30 डिग्री हो। तो एक तारे का मान 9 डिग्री होता था। वर्तमान 2003 ईस्वी में इस तारे का भोग 10 डिग्री 10.17 डिग्री हो गया। मतलब 9 से बढ़ के 10, 1 डिग्री, और उसमें भी 0.17। तो इससे पता लगता है कि वेदांग ज्योतिष काल से यह 1.17 डिग्री, इसको हम कहें तो ये लगभग, अगर डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें, तो 47 मिनट के आसपास बढ़ चुका है। यदि अयन गति 48 सेकंड प्रति वर्ष मान लें, जो कि उस समय के लिए उपयुक्त ही थी, तो इस दूरी को पार करने में उक्त तारे को 3556 वर्ष लगने चाहिए। तो यहां दो चीज पता चल रही है। एक तो समय एकदम एग्जैक्ट निकाला मैथमेटिक्स से, 3500 वर्ष पहले। महाभारत 1500 साल पहले है, 2000 साल आगे हम लोग हैं, तो 1500, 2000 ये और 1.5 वो, 3500 एग्जैक्ट। और इसको कैलकुलेट किस हिसाब से किया गया है, तो वो भी समझ लीजिए कि ये तारे के द्वारा कैलकुलेट कर रहे हैं। तब तारे का मान 9 डिग्री था, और फिर वो 10-17 पे पहुंच गया। इससे पता चलता है कि हम जिन तारों को स्थिर मानते हैं, वो भी गतिमान हैं। और ये सर्वथा सच भी है, क्योंकि आपने पिछले सेमेस्टर में जो आपका एक पेपर था ब्रह्मांड का, उसमें ये बताया गया कि उनकी गति इतनी कम है कि हम उनको स्थिर मानते हैं, पर सच्चाई में वो स्थिर नहीं है।
असल में हमारा पूरा ब्रह्मांड ही गतिमान है, पर ग्रहों की गति के रिस्पेक्ट में तारों की गति बहुत ही कम है। पर कितनी भी कम क्यों ना हो, जब मान 5,000 6,000 वर्ष की बात चल रही हो, तो कुछ ना कुछ तो वो गति करेंगे, और उस गति के कारण ये वर्ष निकल सकते हैं। तो एक तारा जो है, कितना, अगर यहाँ पे एक रेशियो दिया कि अगर 48 सेकंड एक साल में बदलाव होता है, तो यहाँ तो 47 मिनट की बात चल रही है। तो मिनट को पहले सेकंड बनाइए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 47 × 60 किया, तो हजारों में वो मान आया। तो जो हजारों में माना है उसको एक वर्ष से मल्टीप्लाई किया, तो उतने हजार वर्ष आपको मिल गए। तो इस दूरी को पार करने में उक्त तारे को 3,556 वर्ष लगने चाहिए। इस तरह से 3,556 माइनस 2003 बराबर 1,553 ईसा पूर्व में यह स्थिति रही होगी। आज की डेट से, क्योंकि ये जो 10.17 मान है वो तो आज का है, तो आज की डेट से जब 3,500 साल पीछे जाएंगे, तो पहले तो 2003, अभी हम लोग 2003 की एक लिखी किताब, इसलिए 2003 घटाया गया है। आज किस ईयर से करेंगे तो 2025 घटाएंगे या 2024 घटाएंगे, तो फिर 20 साल का और अंतर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से ये एग्जैक्ट मान दे रहा है कि आज की डेट से लगभग 3,556, तो ईसा से 1,500 साल पहले ये। तो जब वेदांत ज्योतिष की स्थिति महाभारत से पूर्व की है, तो हम सुविधा पूर्वक कह सकते हैं कि महर्षि लगध पराशर से पूर्ववर्ती हैं। वे गर्भ व्यास से तो पूर्ववर्ती हैं ही हैं, ये तो प्रूव हो गया, क्योंकि ईसा पूर्व से 1553 ईस्वी पूर्व का महर्षि लगध का ये मैथमेटिक्स से प्रूव हो गया, और आज की डेट से 3,500 साल। तो वेदांत ज्योतिष भारतीय शास्त्रीय इतिहास के वेदांत काल में कभी 3,000 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व के मध्य कहा जा चुका था। पहले ये गेस किया गया था, जो कि मैथमेटिक्स से बाद में प्रूव हो गया कि हाँ, ये 1553 ईसा पूर्व प्रूव हुआ। तो अब मेन चीज तो आपने कैलकुलेट कर ली, इसका समय निकाल लिया। अब ये जो जिन्होंने इसको लिखा उनके बारे में, महर्षि लगध की निवास भूमि। हमारे सिद्धांतों में सूर्य की अधिकतम क्रांति 24 अंश बताई गई है, जो 1400 ईसा पूर्व में 23 डिग्री 53 मिनट। देखिए, सब मैथमेटिक्स है, तो इसलिए इस प्रूफ को, इस तथ्य को कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। आज की डेट में हमारी क्रांति 24 अंश है, अधिकतम क्रांति की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो संपात के दिन क्रांति 0 हो जाती है। तो हमारे सिद्धांतों में सूर्य की अधिकतम क्रांति 24 अंश बताई गई है, जो कि 1400 ईसा पूर्व में लगध के समय में 23 डिग्री 53 मिनट थी। इस क्रांति के आधार पर अक्षांश की गणना करने पर सिद्ध होता है, आपको पता है, एक तरीका बताया जाता है आपको, कि अगर आपको अक्षांश पता है, मतलब आपको क्रांति पता है, तो क्रांतिमान से अक्षांश की गणना करना करण ग्रंथ में आपको सिखाया गया है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अक्षांश की गणना कर सकते हैं। तो इस क्रांति के आधार पर अक्षांश की गणना करने पर सिद्ध होता है कि लगध अपना वेद कार्य उत्तरी अक्षांशों में 34 डिग्री 54 मिनट के किसी स्थान पर कर रहे थे। अब लखनऊ का अक्षांश 26 डिग्री है, उत्तर 26, और इससे भी उत्तर में 34 डिग्री आ रहा है, तो ये कश्मीर के आसपास पहुंचता है, जहां पर परम दिन 36 घटी व लघुतम दिन 24 घटी का हो सकता है। इससे, इस अक्षांश से हमने निकाल लिया कि कितने घटी का होगा। सबसे बड़ा दिन जो कि 22 दिसंबर को होता है, वो 36 घटी का होगा, और सबसे छोटा दिन 24 घटी का होगा 22 दिसंबर का। तो 22 जून और 22 दिसंबर सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन। क्योंकि दिनमान में अधिकतम ह्रास व वृद्धि लगत ने 12 घटी ही बताई थी, यदि सैद्धांतिक क्रांति या अंश के अनुसार गणना करें तो यह स्थान 34 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांशों पर आता है। अतः हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि महर्षि लगध की कर्मभूमि भारतवर्ष में ही जम्मू कश्मीर राज्य के लेह या बारामूला के निकट कहीं रही होगी, क्योंकि ये अक्षांश वहीं पे आता है। तो इस तरह से ये आज हमने शुरुआत की है वेदांत ज्योतिष का, और इसीलिए इसका परिचय आप लोगों को दिया है। आशा है कि ये पसंद आया होगा आप लोगों को।